हो रहा है भाई, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे शायद कुछ बच्चों से पहले मैं मिल चुका हूँ, है ना। सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करता हूं मैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, है ना। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। आज का जो मेरा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल, है ना। आई थिंक यू ऑल आर हर्ड अबाउट द नेम ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। और आई थिंक यू हर्ड द वर्ड कॉन्शियसनेस। हाउ टू असेस आई विल डिस्कस लेटर, कि कैसे हम उसको असेस करते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेमी कॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। जो ग्लासगो कोमा स्केल है, ग्लासगो कोमा स्केल, जनरली इसकी मैं बात करूं आपको कि जो ग्लासगो कोमा स्केल जो हम यूज कर रहे हैं वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको असेस करने के लिए करते हैं। एक ही लैंग्वेज में बात करूं, कॉमन इसका जो पर्पस, गोल जो भी आप समझ रहे हैं या इसका यूज जो समझ रहे हैं, मेनली जो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होती है, किसने इन्वेंटेड की, आई विल डिस्कस ऑल्सो। बट इसका जो मेन पर्पस, जो मेन मोटो, मेन यूज जो है टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। इट्स अंडरस्टूड, क्लियर। सो जो ग्लासगो कोमा स्केल है, जनरली ये इन्वेंटेड की गई थी 1974 के अंदर। एक ग्लासगो करके एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो यूके स्कॉटलैंड के अंदर सिचुएटेड है। वहां पे दो प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेनेट एंड टीजडेल, ओके। दो न्यूरोसर्जन थे जिनका नाम है ब्रायन जेनेट एंड ग्राहम टीजडेल, क्लियर। इन्होंने इन्वेंटेड की थी 1974 के अंदर। दोनों प्रोफेसर थे, न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी है जो स्कॉटलैंड यूके के अंदर है, वहां पे उसने इसको इन्वेंटेड किया था। दैट्स व्हाई इसका जो नाम है वो क्या आया, ग्लासगो स्केल है, क्लियर। कोमा एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, तो उसको असेस करने के लिए जनरली इस टूल को यूज किया गया था। दैट्स व्हाई इसका जो नाम रखा गया है दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल। सिंपल सी कहानी, बहुत इजी फंडा है, क्लियर। सिंपल सा यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो कब इन्वेंटेड की गई थी, दैट इज 1974 में। किसने इन्वेंटेड की थी इस ग्लासगो कोमा स्केल को, तो दो साइंटिस्ट थे, ब्रायन जेनेट एंड ग्राहम टीजडेल, क्लियर। और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर की गई थी। वो कहां है, उसको ऐसे इतना पूछते नहीं है, क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वो तो बाद में सही है। क्या चीज, नहीं वो आ रहा है, हाँ वो तो बाद में ठीक। क्या वापस कैसे हो गई ये, नहीं वो ट्रांजिशन है एक्चुअली, वापस जूम हो रही है। चलो मैं यहां से ऐसे ही बताता हूं आपको, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। ये जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको, ये है ब्रायन जेनेट, ठीक है। ऐसे मैंने इमेज डाली है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये जो है वो है ग्राहम टीजडेल, क्लियर। सेकंड थिंग जो मैं बात करता हूं, इन 1974 में इसको इन्वेंटेड किया गया था। 1975 के अंदर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, और इसको इन्हीं साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली जो अंडर 5 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक मॉडिफाइड स्केल बनाई थी 1975 में। एडिलेड साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था उसको, जो यूज करते हैं पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल के लिए। क्या पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल है उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपको। अभी सिंपल इतना से बता रहा हूं मैं आपको कि पहली जो स्केल थी ग्लासगो कोमा स्केल है आपकी, किस लिए यूज कर रहे हैं, टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्लियर। किसने इन्वेंटेड की, जो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था पीडियाट्रिक के लिए, बच्चों के लिए जो लेस देन 5 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रन है उनके लिए इसको मॉडिफाई किया गया था। किसने किया था, एडिलेड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको जनरली मॉडिफाई किया था। कब किया था, 1974 के अंदर, सॉरी 5 के अंदर। और इसको जो नाम दिया गया था दैट इज पीडियाट्रिक ग्लासोकोमा स्केल, ठीक है। क्या उसमें चेंजेस हुआ था वो मैं आपको लेटर आई विल डिस्कस। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2018 के अंदर जो ग्लासगो कोमा स्केल है, क्या पैरामीटर्स है, जनरली 3 पैरामीटर्स होते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। उसके अंदर एक 4th पैरामीटर को और ऐड किया गया था। क्या पैरामीटर है, कैसे उसको यूज करते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने केवल ओनली इंट्रोडक्शन का पार्ट उसको डिस्कस किया। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है।
जो इसका यूज मैं आपको बता चुका हूं, मेन जो इसका यूज है, जो आपको हमेशा कहीं ये क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है। अनदर ऐसी सिग्निफिकेंस दे सकते हैं कि फॉर द इज अ पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करते हैं, सेरिबेलम का असेसमेंट करते हैं, सेरिब्रम का असेसमेंट करते हैं, ग्लासोगोमा असेसमेंट करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। वो सारे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। उसमें से एक पार्ट को मैंने आपको लिया है ओनली, दैट इज ग्लासोगोमा स्केल, जो स्पेशली हम किसके लिए यूज करें, कॉन्शियसनेस के यूज करें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई इसका पार्ट मैंने यूज में लिखा। पूछ सकते हैं कि हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि जीसीएस किस लिए असेस करते हैं हम, केवल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, लेकिन उसको घुमा करके ऑप्शन में ये ना दे, अगर उसके ऑप्शन में ये है आपको कि रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या जनरली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर पूछता है तो भी उसके लिए क्या है, जीसीएस है। बहुत सारे पार्ट है बट इट इज द वन ऑफ द दैट पार्ट। क्लियर। थर्ड जो मैं बात कर रहा हूं, टू असेस द ब्रेन डिसफंक्शन इन द हेड इंजरी। मेनली जो ब्रेन डिसफंक्शन है, जनरली एक्यूट कोई इंजरी हुई है या कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन, टीबीआई जिसको आप बोलते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है या कोई एक्यूट इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी, उसको असेस करने के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं, जीसीएस का यूज करते हैं। ठीक है, फर्दर और भी उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट इट इज वन ऑफ द पार्ट। अंडरस्टूड। मेन यूज अगर पूछता है तो क्या है आपका, टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। ग्लासोगोमा स्केल की बात कर रहा हूं। ग्लासोगोमा स्केल जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है उसी का पार्ट है, ब्रेन के डिसफंक्शन को असेस करने के लिए है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए है। इसमें तीन प्रकार के स्केल हैं, दैट इज वन इज द ग्लासोगोमा स्केल, सेकंड वन इज द मॉडिफाइड पीडियाट्रिक ग्लासोगोमा स्केल जो 1975 में आई थी, और इसके अंदर एक फोर्थ पैरामीटर जो है इन अप्रैल 2018 के अंदर ऐड हुआ है, दैट इज पीपल रिएक्टिविटी टू द लाइट। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे लेटर। एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, नेक्स्ट। वो एक्चुअली ट्रांजिशन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं हाँ हल्के से स्ट्रोक करेंगे ना। ओके, एक्चुअली मैं यूज टू नहीं हूं इससे, इस वजह से थोड़ा सा इश्यू है। क्लियर, कोशिश करता हूं। आई थिंक इसको लाइट टच की जरूरत है इसको ना, एक सेकेंड ना। हाँ बस अब आ रहा है। क्लियर, थ्री कंपोनेंट ग्लासोगोमा स्केल पे आता हूं फिर से। ठीक है, ग्लासोगोमा स्केल जो है उसके अंदर हम थ्री कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। थ्री कंपोनेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईवीएम एक मशीन आपने सुना होगा, उस मशीन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ओनली फॉर टू रिमेंबर, है ना, कि ईवीएम इससे सीक्वेंस भी पता चलेगी। जो वोटिंग के लिए मशीन यूज होती है नाउअडेज, है ना, तो वो कौन सी मशीन है, ईवीएम मशीन है। इसका डायग्राम आई थिंक आप देख पा रहे हैं, ये ईवीएम मशीन है ना। ठीक है, जो हम वोटिंग के लिए यूज करते हैं, बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन यूज करते हैं। तो ओनली फॉर टू रिमेंबर मैंने इस इमेज को यहां पे ऐड किया है। जो थ्री कंपोनेंट है, दैट इज ई, वी और एम। ई इंडिकेट फॉर द आई रेस्पॉन्स। ये मैंने कलर इसलिए डाला है, कलर का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। बहुत बार क्या होता है, बीन्स का कलर का कोई कोई इंडिकेशंस होता है, मैंने केवल डिफरेंशिएट करने के लिए कलर डाला, तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि आई रेस्पॉन्स को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड वी फॉर दैट इज वर्बल रेस्पॉन्स। आई थिंक ऑल यू हर्ड अबाउट द नेम ईवीएम। थर्ड वन इज द मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मेनली जो है हम थ्री कंपोनेंट को क्या करते हैं, एसेस करते हैं, दैट इज आई रेस्पॉन्स, सेकंड वन इज द वर्बल रेस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज द मोटर रेस्पॉन्स। क्लियर, इनका स्कोरिंग पैटर्न है। ठीक है, सीक्वेंस से आपको स्कोरिंग पैटर्न याद करना है आपको, दैट इज E4 B5 M6, 4 5 6, एक ही सीक्वेंस है, 4 5 6। क्लियर, देन मैं अगर नेक्स्ट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? थ्री कैसे एसेस करते हैं, कहानी सारी आगे है ना, अभी तक तो कुछ समझाने वाली कोई कहानी नहीं है। थ्री कंपोनेंट को हम एसेस करना है, दैट इज ई वी एम। ई इंडिकेट फॉर आई रेस्पॉन्स, वी इंडिकेट फॉर वर्बल रेस्पॉन्स, वर्ड से समझ में आ रहा है, आई रेस्पॉन्स है, वर्बल रेस्पॉन्स है, और मोटर मतलब इसे मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड है, मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे एसेस करते हैं, लेट वी डिस्कस। नेक्स्ट, जीसीएस स्कोर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी आपने कहा मिनिमम स्कोर मैं बताऊंगा, मैक्सिमम स्कोर आप बताएंगे। क्लियर, अभी मैंने आपको कहा था कि जो ई का जो मैक्सिमम स्कोर था कितना दिखाया था,
4, वी का कितना था 5 और एम का कितना है 6। तो अगर मैं मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस की बात करूं तो वो कितना होगा 15। 4 + 5 + 6, ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 6 15। अंडरस्टूड। तो अगर मैं मैक्सिमम स्कोर की बात करूं जीसीएस का तो वो कितना है भैया 15 है। और इसके अंदर कभी भी 0 स्कोर नहीं होता, क्यों नहीं होता वो हम बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम उसका 1 स्कोर होता है, क्लियर। तो मिनिमम स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 3 कंपोनेंट है, तो कितना हो जाएगा 3। मिनिमम स्कोर इज 3 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 15। अंडरस्टूड, क्लियर। वापस ले चल रहा हूं आपको ग्लासोकोमा स्केल से 2 मिनट्स में। ग्लासोकोमा स्केल की बात कर रहे थे हम। ग्लासोकोमा स्केल जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। कहीं ना कहीं ब्रेन इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, उसको असेस करने के लिए, और जनरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूट ब्रेन इंजरी अगर है तो एक्यूट और रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो उसका ये पार्ट है। बाकी उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्लियर। तो मेन जीसीएस जो थी वो आपको याद कर लेना कि कहां कौन से ब्रायन जेनेट और ग्राहम टीसडेल ने इसको इन्वेंटेड किया था 1974 में, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में किया। कभी पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं है, बट इसका डेट पूछ सकते हैं कि कब इनको इन्वेंटेड किया गया था, लेकिन अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इससे रिलेटेड, बट आ सकता है, हम उसके लिए तैयार रहें। बस ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बस वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर, हमारा पर्पज वही है, क्लियर। जीसीएस स्कोर की बात हो गई थी। फिर अब मैं एक एक कंपोनेंट पे डिस्कस करूंगा। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्लियर। फर्स्ट जो है वो है हमारा आई रेस्पॉन्स, ठीक है। आई रेस्पॉन्स को रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक है। एक स्पोर्ट्स चैनल अगर आपने सुना है ESPN, है ना, स्पोर्ट्स चैनल। आजकल तो बहुत सारे चैनल आने लग गए, बट जो पहले क्रिकेट मैच देखते थे, आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल किसी ने देखा होगा 2011 का, है ना, जिसमें इंडिया जीती थी, ठीक है। तो जनरली वो जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था ESPN, एक स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोनों चैनल बहुत स्पोर्ट्स के फेमस हुआ करते थे। तो अगर किसी ने देखा है तो उसका चैनल का नाम है ESPN और उसका जो उसका निमोनिक है वो क्या है ESPN। इसी से याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, क्लियर। उसका लोगो अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से था, उस स्पोर्ट्स चैनल का। अगर किसी ने देखा होगा, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे तो उन्होंने देखा होगा, ठीक है। मैं एक एक करके इसके स्कोर की मैं बात करूंगा आपसे। ESPN, ठीक है। 3 कंपोनेंट की मैंने आपसे बात की थी। 3 कंपोनेंट थे आपके, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। उसके पहले कंपोनेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज आई रेस्पॉन्स, ठीक है। आई रेस्पॉन्स को जो है उसका मैक्सिमम स्कोर कितना था 4। मैक्सिमम स्कोर इज 4। अभी बताया मैंने 4, 5, 6, है ना। तो आई रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना है 4। मैं आ तो रहा हूं ना इसमें ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना है 4 है, ठीक है। फर्स्ट ई जो हम दे रहे हैं, अगर कोई भी पेशेंट, अब मैं पेशेंट की कंडीशन को बात कर रहा हूं, आप कंडीशन समझ जाएंगे, सवाल कोई भी आए एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूं भैया, मैं आपकी उसी से उठ करके आया हूं, है ना, आप समझ रहे हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, मेरे कोई एग्जाम में कोई जानकार है तो जो क्वेश्चन मैं यहां बताऊंगा वो एग्जाम में आ जाएगा, है ना। बहुत बार बताते ना, और सर टीचर आपने पढ़ाया वो आ गया, कोई कुछ नहीं होता। उसने देखा आपने पढ़ाया वो आ गया इत्तेफाक से, है ना, कोई विद्वान नहीं होता, क्लियर। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कोई भी तरीका क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सोल्व कर पाए, अगर जीसीएस से आता है तो, क्लियर। और ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, क्लियर। आया होगा, मैं तो बहुत समय से 4-5 साल से कभी नोट सेट दिया नहीं, लेकिन आता है जनरली, क्लियर। तो मैं ESPN ट्रिक की बात कर रहा था। आपको 4 कंपोनेंट है। अगर आप पेशेंट के पास गए और आपने देखा कि पेशेंट ने स्पॉन्टेनियसली अगर आई ओपन करके रखी, स्लीप में है वो अलग कंडीशन है आपकी, ठीक है। अगर स्पॉन्टेनियसली भी मुझे आप देख पा रहे हैं, मैंने स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रखा है मैंने, ठीक है। मतलब मुझे किसी भी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं आई ओपन करने के लिए, मतलब मैंने स्पॉन्टेनियसली अपने आप मैंने आई को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। ध्यान से सुनो भाई, एक भी माइनस नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको मैं कितना मार्क्स दूंगा 4 मैक्सिमम मार्क्स दूंगा 4। मतलब फुली अवेक है पेशेंट और वो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, आई को ओपन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप देखेंगे दैट इज आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, तो उसको मैंने कितना मार्क दिया है 4, क्लियर। सेकंड मैं जाता हूं एस पे, ठीक है। एस रिलेटेड विद द स्पीच और साउंड। एस इंडिकेट किसको कर रहा है, स्पीच और साउंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप पेशेंट के पास गए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी है आपके पास, आपने देखा कि पेशेंट ने आई ओपन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्लीप में नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्रेन इंजरी और बिकॉज ऑफ द ब्रेन डिसफंक्शन पेशेंट जो है आई ओपन
नहीं कर पा रहा है, बट आपने पेशेंट से कहा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी पेशेंट है आपका, उसका नाम जो भी है, क्लियर, प्लीज ओपन द आईज, प्लीज ओपन द आईज, या मिस्टर एक्स आंखें खोलो, आपने उसको कहा मिस्टर एक्स आंखें खोला, देन धीरे 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 वो क्या कर रहा है, आईज को ओपन कर रहा है। इट मींस पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली आईज को ओपन नहीं कर पा रहा था, बट आपने जब उसको साउंड प्रोड्यूस किया या कुछ स्पीच किया, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, आईज को ओपन कर दी। इट मींस पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो किससे आ रहा है, स्पीच और साउंड से आ रहा है। उस टाइम हम कितना स्कोर देंगे, 3। क्लियर? आई ओपनिंग विद द साउंड या स्पीच, तो हम इसको कितना समझ में आ रहा है भैया? जहां कोई भी कंफ्यूजन लगे, यू आर फ्री टू आस्क मी। क्लियर? स्पीच कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब मैं चलता हूं पी से। एक ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? पी से चलते हैं हम, ठीक है। पी रिलेटेड होता है पेन से, ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी जो न्यू गाइडलाइंस हैं वहां पे पेन की जगह कहीं कहीं प्रेशर भी मिलता है ऐसे। तो सपोज, लेकिन अभी तक ऑथेंटिकेशन में नहीं आएंगे, इसमें ज्यादा प्रेशर पे फोकस नहीं कर रहा हूं, बट इन केस कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे पेन नहीं दिया होता और प्रेशर भी दिया हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे पेन किसी को दे नहीं सकते स्टिमुलाई के तौर पे, इस वजह से शार्प पेन नहीं दे सकते, इसलिए कभी कभी उसकी जगह प्रेशर भी लिखते हैं। क्लियर? तो कहीं प्रेशर भी आता है, तो आप समझ जाना बात इसी की हो रही है। ठीक है, आप पेशेंट के पास गए, आपने देखा कि पेशेंट ने आई ओपन, कोई कंफ्यूजन? देखो यार भाई, चल रही, तुम अभी इधर देखो, है ना? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हम आई रेस्पॉन्स की बात कर रहे थे। आप पेशेंट के पास गए, आपने देखा कोई हेड इंजरी का, कोई ब्रेन इंजरी का पेशेंट आया है, और आपने देखा कि जो पेशेंट है वो स्पॉन्टेनियसली अगर आई ओपन कर मतलब किया हुआ है, तो आपने उसको क्या नंबर दे दिया, 4 मार्क्स दे दिया। आपने देखा कि पेशेंट ने आई ओपनिंग नहीं है पेशेंट की, क्लियर, तो आपने क्या बोला कि आंखें खोलो, ठीक है, और आपके बोलने के बाद 2-3 बार जब आपने उसको कहा आंखें खोलने के लिए, तो आपके स्पीच से, आपकी साउंड से उसने रेस्पॉन्स किया और आईज को क्या कर दी, उसने ओपन कर दी। देन आपको कितना मार्क्स देना है, 3 मार्क्स देना है। आप पेशेंट के पास गए, आपने देखा पेशेंट ने आंख नहीं खोली हुई है, आपने पेशेंट को कहा कि आंखें खोलिए, बट पेशेंट के आपके साउंड से, आपकी स्पीच से उसने रेस्पॉन्स नहीं किया, देन आप उसको क्या करेंगे, पेनफुल स्टिमुलाई देंगे। क्या करेंगे, पेनफुल स्टिमुलाई देंगे। और पेनफुल स्टिमुलाई जो है वो कहां देना है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 तरीके के स्टिमुलाई हैं, एक तो पेरिफेरल स्टिमुलाई है, एक सेंट्रल स्टिमुलाई है, ठीक है। तो जनरली मैं अभी जो बात कर रहा हूं, मैं सेंट्रल ब्रेन को असेस कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्व को जब असेस करेंगे तो हम स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल नर्व की बात करेंगे, लेकिन हम अभी ब्रेन के डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं, ब्रेन के जो रेस्पॉन्स है इंजरी को असेस कर रहे हैं, तो हमें सेंट्रल रिफ्लेक्सेस को चेक करना है। तो जो पेनफुल स्टिमुलाई देना है वो कहां पर देंगे, जनरली जो आपका ये ऑर्बिटल पार्ट है, इसका अपर पार्ट है सुप्रा ऑर्बिटल। कभी आपने देखा कोई फेंटिंग होकर गिर गया तो भी आपने देखा होगा, तो कोई भी डॉक्टर उसको यहां से पिंच करता है, तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में आप उसको क्या कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, या ट्रेपेजियस मसल जो होती है आपकी, वहां पे उसको आप पेनफुल स्टिमुलाई दे सकते हैं, या स्टर्नम पे आप उसको क्या कर सकते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई दे सकते हैं। ये तीनों जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर रिफ्लेक्सेस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्लियर? और जनरली हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुप्रा ऑर्बिटल रीजन के अंदर क्या करते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई उसको देते हैं, प्रेशर देते हैं, पिंच करते हैं। क्लियर? तो जब आपने देखा आपका पेशेंट जो है स्पीच से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया। आपने जैसे ही पेनफुल स्टिमुलाई आपने दिया पेशेंट को, देन पेशेंट ने क्या किया, आईज को ओपन कर ली। क्लियर? तो इस कंडीशन में आप उसको कितना स्कोर देंगे, 2 मार्क्स देंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? स्पॉन्टेनियसली है तो 4 मार्क्स दिया आपने, साउंड या स्पीच से है तो आपने 3 मार्क्स दिया। क्लियर? और विद पेनफुल स्टिमुलाई से है या प्रेशर से है, अगर आपने क्या, कहां पिंच करना है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए कीप इन माइंड। क्लियर है ना, कि कहां देना है, अभी क्वेश्चन आएगा तब याद रखिएगा। क्लियर? तो उसको हमने 2 मार्क्स दिया। अगर पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद भी अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब भी अगर पेशेंट आई ओपन नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या नंबर देंगे, 1 मार्क्स देंगे। 0 नहीं होता है इसमें, मैंने पहले ही कहा था आपको। देन नो आई ओपनिंग या नो रेस्पॉन्स, क्लियर, तो आप कितना मार्क्स देंगे, 1। कहानी क्लियर है? ESPN से हमने देखा था आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, एस फॉर आई ओपनिंग विद द स्पीच या साउंड, P आई ओपनिंग विद द पेनफुल स्टिमुलाई या प्रेशर स्टिमुलाई,
ठीक है, अभी आया नहीं क्वेश्चन कभी प्रेशर का, लेकिन कभी भी आ सकता है फ्यूचर में, तो बी प्रिपेयर। देन एंड फॉर नन या नो रेस्पॉन्स, अंडरस्टूड। आगे की कहानी की बात करूं, ठीक है, 3 कंपोनेंट में डिस्कस करा था, दैट इज ईवीएम, फर्स्ट आई ओपनिंग, सेकंड वन इज द वर्बल रेस्पॉन्स, ठीक है, वर्बल मतलब जो हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, उसके रिगार्डिंग में रेस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स चैनल की बात कर रहा था, स्पोर्ट्स से ही आगे की बात करूंगा मैं, ESPN, क्लियर। नेक्स्ट इज द वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स जो है, मैंने कहा था ना कि ESPN चैनल पे जब अपनी इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती 2011 में, है ना, तो लाइव टेलीकास्ट था वो ESPN पे था, क्लियर। हुआ या नहीं मुझे पता नहीं है, तो इसका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो सेकंड जो इसका जो निमोनिक है वो क्या है, आवर कंट्री। वर्बल रेस्पॉन्स जो है, निमोनिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज आवर कंट्री विन। वर्ल्ड कप जीता था हमने, आवर कंट्री विन, क्लियर। उसको आप देखेंगे भी, ये हमारा निमोनिक है, आवर कंट्री विन। आवर से हमारे के लिए ओ लेना है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट किया अलग कलर से, ठीक है, इसका कलर का कोई लेना देना नहीं, फिर कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, कंट्री का सी लेंगे और विन का पूरा लेंगे, क्योंकि हम जीते हैं वर्ल्ड कप, क्लियर। ये आपने देखा होगा, सॉरी नहीं बैक हो गया एक्चुअली, हाँ है, वो ऐसे इमेज डाली जब हम वर्ल्ड कप, है ना, विनर थे, तब की इमेज है, अगर आप देखे होगे ना, फर्स्ट वर्ल्ड कप जो सचिन तेंदुलकर ने, मतलब एक ही वर्ल्ड कप जीता है ना, खेला बहुत है। हाँ, 83 में सचिन तेंदुलकर नहीं था, हाँ, मतलब सचिन तेंदुलकर के जो करियर में उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप जीता, उसमें कपिल देव और वो थे, है ना, सचिन तेंदुलकर, है ना, क्योंकि इससे आगे और आएगी, इसमें सचिन तेंदुलकर नाम लिया है ना, आगे एक और ट्रिक आएगी इस वजह से, है ना, ठीक है। तो आवर कंट्री विन की हम बात करें, वर्बल रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना था, 5, क्लियर है, ठीक है। एक एक की बात करता हूं मैं। ओ, क्लियर। आप पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स चेक करें कि पेशेंट इज एबल टू स्पीक और नॉट, ठीक है, ओरिएंटेड और नॉट, ठीक है। तो हमें पेशेंट को ओरिएंटेशन चेक करना है, पेशेंट का ओरिएंटेशन, मतलब आप ओरिएंट है कि नहीं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चेक करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है, 3 चीज हमें असेस करनी होती है, TPP, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सपोज आप पेशेंट के पास गए, आपके पास कोई एडमिटेड पेशेंट है, या आपका इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, हेड इंजरी का पेशेंट है, आपने उससे पूछा अभी क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर वो घड़ी है, उसमें वॉच में देख करके बता देता है कि टाइम सही है, या कोई मतलब इलिटरेट पेशेंट है, अगर उसको टाइम का पता नहीं है, उससे आप ये पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग है, इवनिंग है या नाइट है, इस तरीके बता देता है। इट मींस ही और शी इज अवेयर अबाउट द टाइम, क्लियर। उससे आपने पूछा कि प्लेस, अभी आप कहां पर हैं, उसने कहा मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं, है ना, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, या घर पे अगर कोई इंजरी हुई, आपने पूछा आप कहां पर हैं, तो उसने कहा कि मैं घर पर हूं अभी, ठीक है, होम में हूं, मैं मेरे घर पर हूं। इसमें उसने प्लेस का आपको बता दिया, तो प्लेस बता दिया उसने, टाइम बता दिया आपको। देन पर्सन, आपने उससे पूछा कि खुद के बारे में पूछा कि आप कौन है ना, उसको खुद का नाम पता है, या अगर वो आपको जानता है, वो कह सकता है आप डॉक्टर हैं, आप नर्सेज हैं, या जो भी हैं आप, है ना, कोई सोशल वर्कर है, अगर वो आपको पहचान रहा है, इट मींस पेशेंट जो है टाइम, प्लेस और पर्सन, इन तीनों चीजों के बारे में क्या है, अवेयर है। इट मींस फुली पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है। समझ में आ रही कहानी। तो उसके लिए हम कितना स्कोर देंगे, मैक्सिमम 5 स्कोर देंगे। यहां तक पिक्चर क्लियर है, जहां पर भी कंफ्यूजन लगे आप पूछ सकते हैं। क्लियर, ओरिएंटेड है, फुली टॉकेटिव है, और ओरिएंटेशन को कैसे डिस्कस करना है, कैसे असेस करना है, मैंने बता दिया आपको, दैट इज TPP, टाइम, प्लेस एंड पर्सन से। क्लियर। सेकंड कंडीशन आती है, दैट इज कंफ्यूज्ड। सी, आवर से मैंने ओ लिया था, कंट्री से मैंने सी लिया है, दैट इज कंफ्यूज्ड, ठीक है। आप वही 3 चीज चेक करनी है हमें, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। आपके पास पेशेंट आता है, सपोज मॉर्निंग में पेशेंट आया है, लेकिन आपने पूछा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अगर पेशेंट इलिटरेट है, वो कह रहा है कि अभी तो शाम हुई है, या अभी तो इवनिंग है, या आफ्टरनून है, या जो टाइम अगर वो देख सकता है लेकिन टाइम गलत बता रहा है, ठीक है। आपने पूछा कि आप कहां हैं अभी, ठीक है, प्लेस के बारे में आपने पूछा, उसने कहा मैं तो घर पे हूं, या आपने अच्छा प्राइवेट रूम में उसको रखा था, उसका मैं होटल में हूं सपोज, है ना, मतलब वो प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्लियर, वो आपने उससे पूछा कि मैं कौन हूं, आपने कहा आप मेरी बेटी हैं, आप मेरा बेटा है, ठीक है, सपोज, है ना, मतलब जो पर्सन है वो खुद के बारे में नहीं जान पा रहा है, पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है,
बोल तो रहा है, बता रहा है सब कुछ, लेकिन एक्यूरेट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब पेशेंट इज हैविंग कंफ्यूजन, पेशेंट इज कंफ्यूज्ड। क्लियर? तो टाइम, प्लेस और पर्सन को हमें क्या करना है, असेस करना है। टाइम पूछना है, प्लेस पूछना है, पर्सन के बारे में पूछना है। इन कंपोनेंट से जनरली हम उसका ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं। क्लियर? और वो आपके जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो सही नहीं दे रहा है, इट मींस पेशेंट इज हैविंग द कंफ्यूजन। क्लियर? तो पेशेंट क्या है, कंफ्यूज है, और उसको हम कितना स्कोर देंगे, 4। कंफ्यूज मत हो आप, कंफ्यूज मत हो यार, है ना। सिंपल सी कहानी है, कहानी बहुत सिंपल है। कोई भी टॉपिक हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे, इतना कोई टफ मामला नहीं है ना। सिंपल सी कहानी। मैं वर्बल रेस्पॉन्स की बात कर रहा था, फिर से सुन लीजिए। क्लियर? वर्बल रेस्पॉन्स की मैंने ट्रिक बता दी, वो आपको याद करनी पड़ेगी, मैं याद नहीं करा सकता उसको, मैं समझा सकता हूं। ठीक है? ओरिएंटेशन आपको चेक करना है, ओरिएंटेशन मेहनत आप ही को करनी है, आप समझे? क्योंकि आप ये क्लियर फंडा, मैं ऐसा नहीं है कि सर बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, ओके सर बैठे हैं, है ना, कि हम आप यहां आ गए हैं इट मीन सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, है ना। बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते होंगे, लेकिन यहां ऐसा फंडा नहीं है। मेहनत आपको भी उतनी ही करनी है जितनी हम कर रहे हैं, है ना। आपको भी उतना चलना पड़ेगा, थोड़ा आप चलेंगे, थोड़ा हम चलेंगे, तो हम बीच में पहुंच जाएंगे, दूरी हम सबकी कम होगी, है ना। क्योंकि एक आपने सुना है राहत इंदौरी, आप भोपाल के ही लोग हैं, तो इंदौर के बड़े शायर थे ना, राहत इंदौरी, उन्होंने एक, है ना, सुना होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने एक लाइन कही थी कि ना रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आपके पांव का कांटा आप ही को निकालना है, समझ गए। वो किसी से, हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, पर आपको भी उतना ही मेहनत करना है, समझ गए आप। क्लियर? टॉपिक पे आते हैं। ओरिएंटेशन की मैंने बात कर दी, आप समझ गए ओरिएंटेशन आपको कैसे असेस करना है। अब वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे, क्लियर, तो आपको समझ में आ गया हम कैसे असेस कर रहे हैं। कंफ्यूजन वाली कंडीशन को हम कैसे असेस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। क्लियर? बहुत बार क्वेश्चंस में आजकल लिखा हुआ आता है कि पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, लाइक पेशेंट इज ओरिएंटेड, फिर आपको स्कोर देना है। लेकिन अगर वो कंडीशन दे दे आपको कि पेशेंट यहां पर है, लेकिन पेशेंट ने जो आंसर किया है कि वो गलत किया है, कि वो दूसरी जगह पर है, तो आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट इज इन कंफ्यूज स्टेट। क्लियर? थर्ड की मैं बात कर रहा हूं विन। ठीक है? विन का मैंने कहा था कि तीनों पॉइंट हम उसमें लेंगे। ठीक है? डब्ल्यू इंडिकेट करता है वर्ड्स को। ठीक है? वर्ड्स इन द सेंस, लेकिन यहां पे जो वर्ड है वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। वो वर्ड जो है वो क्या है, मीनिंगलेस है। वो वर्ड जो है वो क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है? सपोज मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, सपोज आपसे मैंने नाम पूछा, लेकिन आपने कहा कि होटल, आपने कहा कि चाय, आप कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, यू स्पीक वर्ड्स, है ना। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप बोल रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं, बट दैट वर्ड आर नॉट एप्रोप्रिएट, दैट वर्ड इज इनअप्रोप्रिएट। जो आप पूछ रहे हैं उनका वो सवाल का जवाब दे रहा है, बट एक तो कंफ्यूजन वाली स्टेट है, लेकिन कि वो सही जगह को पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन वो जो वर्ड बोल रहा है वो कुछ भी बोल रहा है। आप पूछ कर रहे हैं, वो बोल रहा है चाय, गाय, कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो ही इज एबल टू स्पीक वर्ड्स बट दैट वर्ड आर नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर? तो मतलब पेशेंट इज स्पीकिंग द इनअप्रोप्रिएट वर्ड। तो इस कंडीशन हम तो कितना स्कोर देंगे भैया, 3। कंफ्यूज मत हो आप, है ना। इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, मैं पूछूंगा वापस से लास्ट में, है ना, जब कैमरा बंद हो जाएगा। मीनिंगलेस कन्वर्जेशन, ठीक है, तो कितना स्कोर देंगे, 3 देंगे। क्लियर? I indicate for incomprehensible sound। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड ये क्या होती है? ठीक है, आप पेशेंट के पास गए, ठीक है, आप पेशेंट के पास गए, आपने पूछा मिस्टर एक्स अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या प्लेस है, क्या पर्सन है, ठीक है, उसने सब कुछ बता दिया। आपने कहा ओरिएंटेड है। आपने पूछा कहां है, उसने कहा मैं घर पे हूं, या जहां पर भी उसने बताया। क्लियर? इट मींस पेशेंट इज हैविंग द कंफ्यूजन। आपने पेशेंट को पूछा मिस्टर एक्स आप कौन है या मैं कौन हूं, ठीक है, उसने हर कुछ वर्ड बोल रहा है, वो दैट वर्ड आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो आपने कितना मार्क्स दिया उसको, 3। लेकिन आपने पूछा मिस्टर एक्स आप कहां हैं, या आप कौन है, या मैं कौन हूं, अगर आपने पूछा, बट पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक वर्ड्स, पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक वर्ड्स, पेशेंट इज ओनली एबल टू स्पीक साउंड ओनली। आपने पूछा मिस्टर एक्स आपका नाम क्या होता है ना,
It means patient is producing sounds, but that sound is incomprehensible. Sound जो है, ठीक है, वो appropriate नहीं, incomprehensible sounds है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप कितना स्कोर देंगे उसको भैया? 2। क्लियर? अगर आपने कहा कि पेशेंट आप कहां है, क्या है, लेकिन पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक वर्ड्स एंड नॉट एबल टू स्पीक साउंड, तो दैट इज नो वर्बल रेस्पॉन्स, देन जस्ट गिवन द स्कोर 1। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ये पूरी कहानी है। कहानी में कहीं एक बीच में अगर चूक गए तो फिर खत्म है खेल। क्लियर? 3 रेस्पॉन्स की मैंने आपसे बात की थी। फर्स्ट आई रेस्पॉन्स की मैंने आपसे बात की थी। ट्रिक क्या थी उसकी? ESPN, स्पोर्ट्स चैनल से हमने याद किया था। 4 कंपोनेंट है, बाद में रिवाइज करेंगे, अभी लास्ट में रिवाइज करूंगा ना, नहीं तो टाइम मेरा यूं चला जाएगा। क्लियर? अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर? सेकंड, हम वर्बल रेस्पॉन्स की बात करते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 5। याद रखना, ईवीएम मशीन दिखाई थी मैंने आपको, इमेज दिमाग में होनी चाहिए 4, 5, 6। ज्यादा कुछ टिपिकल याद करने वाला काम नहीं है। क्लियर? ट्रिक याद रखना, आवर कंट्री विन, आवर से ओनली ओ लेना है, कंट्री से सी लेना है, और विन हमें पूरा लेना है। क्लियर? वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मोटार रेस्पॉन्स। मैं फिर कह रहा हूं एक चीज कि जो हम असेस कर रहे हैं वो ब्रेन का डिसफंक्शन असेस कर रहे हैं, हम ब्रेन हेड इंजरी को असेस कर रहे हैं। कल को आपको लगे कि सर एक हाथ उसका पैरालिसिस है, या सपोज हाथ कट गया, वो तो मोटर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो हम उसका जो है उसकी इंजरी को असेस नहीं कर रहे हैं, उसकी मसल स्ट्रेंथ को असेस नहीं कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। क्लियर? ठीक है, हम ब्रेन के डिसफंक्शन को असेस कर रहे हैं, ब्रेन के डिसफंक्शन को। ठीक है, तो आपका जो फोकस है वो वहीं पे होना चाहिए कि कहीं और से कोरिलेट ना करें, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी हो सकती है इसमें। क्लियर? तो थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है? मोटर रेस्पॉन्स है। ठीक है, मोटर रिलेटेड तो आप समझ रहे हैं, मसल मूवमेंट्स हैं। जो भी आपने देखा 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। कोई भी टच का सेंसेशन है, पेन का सेंसेशन है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेंसेशन को लेके जाते हैं, और वो जो भी आपका दिमाग है उसको इंटरप्रेट करता है और क्या एक्शन लेना है। सपोज मुझे यहां से किसी ने पेन चुबाया, पिन चुबाई, तो मेरा सेंसेशन बहुत फास्ट होती है, क्विक है ना। सेंसेशन कहां गया? कभी अगर साइकेट्री पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, तो उसमें समझ में आएगा कैसे सेंसरी न्यूरॉन काम करते हैं ना। तो सेंसरी जैसे उसे टच किया, सेंसेशन गया, इंटरप्रेट किया कि मुझे उसको हटाना है कि क्या है। मेरे पास में किसी ने मुझे पिंच कर दिया, तो मुझे मेरा दिमाग कहेगा उसको कि मुझे उसको थप्पड़ मारनी है कि मुझे बैठना है ना। तो वो आपका जो मूवमेंट है दैट इज मोटर मूवमेंट है आपका। ठीक है, दिमाग ने उसको इंटरप्रेट किया और उसने उसको मैसेज दिया कि आपको उस पर क्या एक्शन लेना है। तो सेंसरी और मोटर 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं मोटर रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, तो आपको पता चले कि मोटर रेस्पॉन्स क्या चीज है। ठीक है, तो मोटर रेस्पॉन्स को किस तरीके से चेक करते हैं, मैंने कहा था आपको भी, सचिन तेंदुलकर का मैंने नाम लिया था, है ना। ESPN चैनल पे हमने लाइव टेलीकास्ट देखा था जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। क्लियर? और आपने देखा सचिन तेंदुलकर एक ही वर्ल्ड कप जीत पाया था। एक सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट मैच देखता है, बहुत बड़ा फैन है उसका, एक वो पूरा इंडिया का बना के आता है तेंदुलकर, अगर आपने किसी ने देखा हो तो। जनरली कोई भी बड़े आदमी जितने भी होते हैं वो बिना विदाउट फैंस कांट लिव विदाउट फैंस, है ना। उनको प्रशंसक चाहिए, फैंस का मतलब यहाँ पे वो नहीं ना, प्रशंसक की बात कर रहा हूं मैं आपको ना। तो कांट लिव विदाउट फैन, तो उसका जो निमोनिक है वो है कांट लिव विदाउट फैन। क्लियर? मोटर रेस्पॉन्स जो है हमारा, मैंने इसको ब्लू से इंडिकेट किया है, बट ब्लू कलर का ऐसा कोई लेना देना नहीं, फिर कह रहा हूं। क्लियर? हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? कांट का हम क्या ले रहे हैं? सी। ठीक है, लिव एल लिया, विदाउट का डब्ल्यू लिया, और फैन का पूरा हमने एफ एन फैन लिया। क्लियर? इमेज आप देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की मैंने लिया था, एक बिग फैन की मैंने इसमें इमेज डाली। अगर आज जो भी क्रिकेट मैच देखता है, आई थिंक देखा होगा, है ना, जो भी क्रिकेट मैच देखता है आई थिंक, है ना। तो सबके अलग फैंस होते हैं, हम भी किसी के फैंस हैं। क्लियर? तो लेकिन कोई भी बड़ा आदमी है, कांट लिव विदाउट फैन। क्लियर? मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, इसमें सचिन तेंदुलकर का ही इसमें इंडिकेट किया है। क्लियर? तो मैक्सिमम में स्कोर की बात करूं मोटर रेस्पॉन्स की, वो कितना होता है? 6 बताया था मैंने, 4, 5 और 6। थोड़ा अलर्ट हो जाओ बस, है ना। क्लियर? नींद आ रही? आफ्टरनून का टाइम है, ठीक है ना। कांट लिव विदाउट फैन। क्लियर? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सी से। क्लियर? मैक्सिमम स्कोर कितना है मोटर रेस्पॉन्स का? 6। और मैक्सिमम स्कोर जीसीएस का कितना है?
15। मिनिमम स्कोर जीसीएस का कितना है? जाग रहे हैं, ठीक। कांट लिव विदाउट फैन, सी से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सी इंडिकेट फॉर द कमांड, कमांड, ठीक है, ठीक है। अगर आपने कहा कि पेशेंट को कि मिस्टर एक्स, क्लियर, आप जस्ट रेज योर हैंड, है ना, अगर वो हैंड को रेज कर पा रहा है, क्लियर, आपने उसको कहा कि जस्ट स्क्वीज माय फिंगर, क्लियर, आपने उसको फिंगर दिया, कुछ भी दिया, वो स्क्वीज कर पा रहा, मींस जो भी आप उसको कमांड दे रहे हैं, मोटर रेस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी आप उसको कमांड दे रहे हैं पेशेंट को, वो उसको फॉलो कर रहा है, कमांड को वो उसको ओबे कर रहा है, क्लियर, इट मींस ओबे कमांड है, इट मींस उसका, जैसे आपने कहा, मुझे आपने कहा सर हाथ ऊपर उठाइए, राइट वाला, मैंने ऊपर उठा दिया, सर नीचे रखिए, रख दिया, ठीक है, ये उठाइए, उठा दिया, ठीक है, पांव चलाइए, चला दिया, इट मींस जो आपने मुझे कमांड दिया, मेरा मोटर रेस्पॉन्स जो है वो पूरा वर्क कर रहा है, मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसको ओबे किया, इट मींस इफ पेशेंट इज ओबे योर कमांड रिलेटेड टू द मोटर रेस्पॉन्स, देन वी जस्ट गिवन द स्कोर 6। कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट एल, एल इंडिकेट फॉर द लोकलाइज्ड पेन, ठीक है। यहां दो कंपोनेंट में एक साथ बताऊंगा आपको, यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जहां कंफ्यूजन वाली कहानी यहां थोड़ा सा समझ लूंगा आपसे। एक एल जो है लोकलाइज फ्रॉम पेन, अगर किसी ने जीसीएस पढ़ा हो पहले तो उसको पता होगा, लोकलाइज टू पेन और विथड्रॉल फ्रॉम पेन, दो में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। आप पेशेंट के पास गए, ठीक है, आपने पेशेंट को कहा कि उसका मोटर कमांड आप देख रहे हैं, आपने कहा कि मिस्टर एक्स हाथ उठाइए, वो नहीं उठा पा रहा, जो भी आपने मोटर रेस्पॉन्स दिया वो ओबे नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर आपने उसको क्या किया? पेनफुल स्टिमुलाई दिया, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, ठीक है। सपोज मैंने उसको क्या किया, सेंट्रल स्टिमुलाई चेक कर रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में मैंने उसको क्या किया? पिंच किया, ठीक है, पिंच किया। सपोज मुझे, मैं पेशेंट हूं, मुझे कोई पिंच कर रहा है, पिंच करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे जो भी, मुझे कोई भी चुभाएगा तो मैं उसको हटाने की कोशिश करूंगा, उसको हटाने की कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली ना, अगर मैं एबल हूं तो, क्लियर। तो जनरली क्या करेगा पेशेंट, अपने हैंड्स को क्या करता है? फ्लेक्स करता है, और जो भी मुझे कोई पिन चुभा रहा है या मुझे कोई पेनफुल स्टिमुलाई दे रहा है, मैं जनरली उसके हैंड्स को क्या करूंगा? रिमूव करने की कोशिश करूंगा, उसके हैंड्स को क्या करूंगा मैं, या जो भी पेनफुल स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई को मैं क्या करूंगा? रिमूव करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मेरे जनरली जो मेरे एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होगा? धीरे धीरे फ्लेक्शन वाली कंडीशन में आएगी, यूं करके तो मैं हटा नहीं सकता, है ना, फ्लेक्शन वाली कंडीशन में आएगी। तो जो भी पेनफुल स्टिमुलाई है, अगर पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई को क्या कर रहा है? उसको वहां से रिमूव कर रहा है, स्टिमुलाई को रिमूव कर रहा है, इट मींस पेशेंट इज हैविंग द लोकलाइज्ड पेन, patient feel the localized pain and patient is trying to remove the stimuli, जो भी स्टिमुलाई है उसको क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है रिमूव करने की। यहां कहानी समझ में आई आपको? ठीक। सेकंड कहानी इसी में कि मैंने आपको क्या किया, यहां पर पेनफुल स्टिमुलाई दिया, ठीक है, लेकिन मेरा मोटर रिस्पॉन्स क्या हो गया है? और बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो मैं अपने हाथ को और लिम्स को फ्लेक्शन करके उस स्टिमुलाई को रिमूव नहीं कर पा रहा हूं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? अपने आप को, जो पेनफुल स्टिमुलाई है ना, उसको मैं विड्रॉल करने की कोशिश करूंगा, अपने आप को स्टिमुलाई से दूर करने की कोशिश करूंगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लोकलाइज्ड पेन एंड बिटवीन द विड्रॉल फ्रॉम पेन। माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको बताया आपसे कि लोकलाइज्ड पेन में क्या कर रहा है? जो स्टिमुलाई है फ्लेक्शन करके उसको रिमूव कर रहा है, और विड्रॉल फ्रॉम पेन में क्या कर रहा है? अपने आप को उस स्टिमुलाई से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द पेन। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चंस आएंगे तो पता चल जाएगा कितना कंफ्यूजन है या नहीं, है ना? हाँ, क्लियर? सो लोकलाइज्ड टू पेन या फ्लेक्शन विद द पेनफुल स्टिमुलाई, ये थोड़ा इमेज बड़ी होगी तो स्कोर मिट गया यहां से ना, स्कोर क्लियर? तो इसका जो स्कोर कितना देंगे आप बताओ, चलो 5 देंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम पेन, समझ में आ गया कहानी? क्लियर। कांट लिव विदाउट, या तो हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं फैन की, ठीक है, जो फैन है उसकी हम बात करें, ठीक है। एफ इंडिकेट फॉर द फ्लेक्शन, एफ इंडिकेट फॉर द फ्लेक्शन, बट हियर इज अ एबनॉर्मल फ्लेक्शन, नॉट अ नॉर्मल फ्लेक्शन, हियर इज अ एबनॉर्मल फ्लेक्शन। क्लियर? यहां पे दो कंडीशन में आपसे डिस्कस करूंगा, दो कंडीशन होती है एबनॉर्मल फ्लेक्शन की, जिसको हम डिकोटिकेट कंडीशन बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं आपको सेंट्रल रिफ्लेक्सेस चेक कर रहा हूं मैं आपको, तो जनरली मैं क्या करता हूं? पेशेंट के
स्टर्नम पर क्या करता हूं मैं, उसको पेनफुल पिंच करता हूं, मतलब पेनफुल स्टिमुलाई वर्ड का यूज कर रहा हूं। आप पिंच करें, प्रेशर दें, हैमर से पेन दें, जो भी दे सकते हैं आपको, इसमें मैं पिंच वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं पेनफुल स्टिमुलाई वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप स्टर्नम पर क्या करते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं पेशेंट को स्टर्नम पर। तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट के जो हैंड्स है वो जनरली इनवर्ड मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट वो फ्लेक्शन होता है, टोज है, जो दोनों टोज है वो बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे और वो हैंड्स को क्या है, इनवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है, क्लियर। इसको फ्लेक्सर पोस्चर भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्लियर, फ्लेक्सर पोस्चर, ठीक है, अगर है तो कितना स्कोर देंगे, ठीक है। ये डिकोर्टिकेट कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, बट हियर इज नॉट दिस इज अ नॉर्मल फ्लेक्शन, दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन, बट हियर इज अ एबनॉर्मल फ्लेक्शन, और एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं डिकोर्टिकेट कंडीशन या फ्लेक्सर पोस्चर, क्लियर। तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 3, दैट इज फ्लेक्सर पोस्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना, क्लियर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन और डिकोर्टिकेट कंडीशन, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 3। मैंने स्टर्नम पर पेनफुल स्टिमुलाई दिया, ठीक है, बट पेशेंट जो है क्या कर रहा है, अपने जो हैंड्स है वो आउटवर्ड मूवमेंट, पहले इनवर्ड मूवमेंट था, अभी ये आउटवर्ड बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से है, जो टोज है वो क्लियर है, हैंड्स का मूवमेंट बाहर हो रहा है, दैट इज एबनॉर्मल, ए फॉर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, दैट कंडीशन इज डिसेरिब्रेट, वेरी गुड, दैट कंडीशन इज डिसेरिब्रेट कंडीशन। समझ में आया कहानी, कितना स्कोर देंगे, 2, कितना देंगे, 2, क्लियर। एबनॉर्मल, ए फॉर फ्लेक्शन इज एबनॉर्मल, ए फॉर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन पोस्चर भी कह सकते हैं, उसको फ्लेक्सर पोस्चर बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्लियर। बस टॉपिक होने के बाद इससे कोई गलती ना करें एग्जाम में, बस ये टॉपिक क्लियर, या डिसेरिब्रेट कंडीशन बोलते हैं, क्लियर। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज नो रेस्पॉन्स, क्लियर, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, मतलब मसल्स की टोन बिल्कुल क्या हो गई है, नहीं है बिल्कुल, इट मींस पेशेंट का मसल जो है एटोनिक हो गया है या एरिफ्लेक्सिक हो गया है, ऐसे भी वर्ड आ सकता है, तो इससे मैंने ये वर्ड डाले हैं। हमेशा हम नो रेस्पॉन्स ही नहीं लिख करके यहाँ पता चले कि हमारा मसल्स है बिल्कुल फ्लैसिड, जैसे पैरालिसिस पढ़ा होगा कोई भी, आप फ्लैसिड है ना, मतलब टोन बिल्कुल नहीं है, तो आप फ्लैसिड कंडीशन भी कह सकते हैं उसको, या एटोनिक कंडीशन भी कह सकते हैं, टोन बिल्कुल नहीं है, ए मींस अब्सेंस, टोन मतलब मसल टोन की बात कर रहा हूं, क्लियर। और रिफ्लेक्सिक लिम्ब भी हो सकता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, आप जो कह रहे हैं कोई रिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं है, मतलब नो रेस्पॉन्स है, तो कितना स्कोर देंगे भैया, 1 देंगे, क्लियर। रिवीजन में लास्ट में करूंगा कैमरा बंद करने के बाद पूरा, क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है, स्कोर समझ में आ गया आपको। ए का मैक्सिमम स्कोर कितना था, जागो जागो प्यारे, 4, बी का 5, एम का 6, टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना है, 15, टोटल मिनिमम स्कोर कितना है, 3, वेरी गुड। ये मैंने, आप देख सकते हैं जो इमेज में बता रहा था आपको, डिकोर्टिकेट कंडीशन है, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन तरफ रहता है, कभी कभी आगे की तरफ जाता है या थोड़े से हाथ जा पाते हैं इसके यहां तक, ठीक है ना, पूरी फ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, डिकोर्टिकेट पोस्चर है, ये बाहर की तरफ रहते हैं, टोज मिले हुए हैं, सेम कंडीशन है, तो उसको क्या है, डिसेरिब्रेट कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट बात करूंगा, स्टेजेस। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं स्टेजेस क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है, जब मैं इसका स्कोर का इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेशेंट है वो किस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। कॉन्शियसनेस की मैंने बात की थी आपसे, कॉन्शियसनेस मैंने समझ गए, मतलब पेशेंट क्या है आपका, फुली ओरिएंटेड है, फुली अवेक है, फुली अलर्ट है, क्लियर। अवेक का मतलब पेशेंट इज एबल टू अराउज, है ना, मतलब जाग सकता है, वेकअप हो सकता है, इट मीन पेशेंट इज अवेक। अलर्ट मींस उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, ठीक है, वो सराउंडिंग चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहा नहीं कर पा रहा, इट मींस पेशेंट इज अलर्ट, क्लियर। इट मींस पेशेंट फुली अलर्ट है, फुली अवेक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, पेशेंट इज कॉन्शियसनेस। ये क्या है, फुली कॉन्शियसनेस की स्टेज है, क्लियर। फिर स्टेजेस स्टार्ट होती है, कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ अलर्टनेस और स्टेट ऑफ अवेयरनेस, समझना ध्यान से, क्लियर। कभी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से, इस टॉपिक से नहीं तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेजेस से, क्लियर। कंफ्यूजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंफ्यूजन कैसे कहते हैं, ठीक है, थोड़ा डिसओरिएंटेड हो जाता है और जजमेंट इंपेयर्ड हो जाता है, मतलब उसको उसकी थिंकिंग इंपेयर्ड है, जजमेंट इंपेयर्ड है उसका, क्लियर। कैसे है मैंने आपको समझाया था, कंफ्यूजन कैसे याद होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में पूछ लें आप, जो भी कुछ कंफ्यूजन लगे मैं रिवीजन में पीपीटी चलाऊंगा, ठीक है। डेलीरियस कंडीशन है,
आपने अगर साइकेट्री में कभी पढ़ा हो डेमेंशिया डेलीरियम ऑर्गेनिक ब्रेन है ना, तो इसमें डेलीरियम जिसमें फिर कॉन्शियसनेस क्या होती है अल्टर्ड होती है, डेमेंशिया में नहीं होती है। तो डेलीरियस जो कंडीशंस है उसमें रेस्टलेसनेस है, क्लियर, रेस्टलेसनेस है, हेलुसिनेशन है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस वर्ड बता देता हूं आपको। हेलुसिनेशन आपको दो वर्ड आपने सुने होंगे परसेप्शन में, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ठीक है, और एक डेल्यूजन भी होता है। इल्यूजन सबको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलाई, ठीक है, बट यू परसीव्ड false perception but in the presence of the stimuli। सपोज कोई रस्सी लटकी हुई है, आपने उसको क्या समझा, कॉमन एग्जांपल सबने सुना बहुत है, साफ समझ लिया, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था बट परसेप्शन आपका क्या था, उसको फॉल्स था, दैट इज इल्यूजन, ठीक है। बट अगर स्टिमुलाई नहीं है, विदाउट स्टिमुलाई आप उसको अगर फॉल्स परसेप्शन लेते हैं, दैट इज हेलुसिनेशन। मतलब यहाँ पे खाली जगह है, विदाउट रस्सी आपको लग रहा है यहाँ पे सांप है, मतलब स्टिमुलाई नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, बट आपने उसका परसेप्शन क्या लिया है, फॉल्स लिया है, दैट इज हेलुसिनेशन। बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। डेल्यूजन दैट इज फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होते हैं, बहुत सारे फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ हैं, ठीक है, बहुत सारे रूरल्स में है ना, वैसे से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, भी एक फॉल्स फिक्स बिलीफ है। पुराने जमाने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग कहते हैं कि अगर आप झाड़ू निकालेंगे तो कुछ सामान आपका कीमती कचरे के साथ चला जाएगा, है ना। तो इस वजह से अपन क्या सोचते, नहीं रात को झाड़ू नहीं निकालना, तो वो क्या परंपरा बनी आई, लेकिन लाइट्स आ गई फिर भी हम रात को झाड़ू नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है आपका, ठीक है। तो लोग कहते हैं नहीं पीपल के लिए भूत रहता है, पीपल का पेड़ को नहीं काटना, कहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पीपल जो है नाइट में भी ऑक्सीजन देता है। सारे पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं, नाइट में नहीं देते हैं, लेकिन पीपल जो है वो नाइट में भी ऑक्सीजन देता है। तो लोगों ने कहा कि ज्यादा पीपल के पेड़ कटेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होगी, तो उन्होंने उसको दान वाले पीपल के यहाँ भूत रहता है, तो जो पीपल काटने से पहले सोचता है आदमी, नहीं मेरे घर के पास भी एक पीपल है, हमने उसको कटवाने बोला, कोई काटने के तैयार नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं पीपल के यहाँ भूत रहता है भैया, हम नहीं काटेंगे ऐसे। तो वो पुराने लोगों ने उसको क्या कर लिया, किसी कंबाइन करके, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, ठीक है। तो हमारे फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है जो चले आ रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है डेल्यूजन से, ठीक है। डेल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कभी साइकेट्रिक क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं अभी स्टेजेस की बात कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस क्या होती है, अलर्ट अवेक है, कंफ्यूजन में बता चुका हूं, डेलीरियस की ये स्टेजेस हैं आपकी, क्लियर। लिथार्जी कंडीशन है, ड्राउजीनेस है, जब बहुत गहरी नींद से आप उठते हैं तो आप है ना नींद में होता है हल्का, न तो जगा हुआ न सोया हुआ, है ना, बीच में होता है ना ड्राउजीनेस, है ना क्लियर। तो ड्राउजीनेस वाली कंडीशन है, लिथार्जिक इसमें पार्ट है, सोमनोलेंस में एक्सेसिव स्लीप, अबे उसको नींद आ ही रही है, वो बोलता है बैठा बैठा देख रहा, क्लास में भी होता है बहुत बार ना, क्लास पढ़ते सर ने देख एकदम से देख गया है ना, लेकिन नींद आ रही है ना, दैट इज ए सोमनोलेंस ना, एक्सेसिव स्लीपीनेस, क्लियर। एंड लिथार्जी में जनरली नीड्स अ जेंटल वर्बल और टच रेस्पॉन्स टू इनिशिएट द रेस्पॉन्स, मतलब उसको जनरली टच करके भैया उठ जाएगा थोड़ा सा, है ना, एकदम से होता है ना, पास वाला सो रहा होता है, थोड़ा सा टच करते हैं, तो जेंटल टच के होता है, आप बोलेंगे कहां सो रहा है भाई, तो उठ जाएगा अचानक से, और जनरली क्लास में होता है, इसलिए मैंने यहाँ का एग्जांपल दिया, क्लियर। तो क्या है आपका लिथार्जिक कंडीशन, होता है क्लास में बहुत बार होता है, हो सकता है अभी भी आ रही हो किसी को नींद, ऐसा तो नहीं, चलिए वेरी गुड, ठीक है। अपटेंडेड स्टेज है एक और, क्लियर। जनरली इसके अंदर क्या है, जो साइकोमोटर रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, साइकोमोटर जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। वो रेस्पॉन्ड क्या करता है, स्लोली रेस्पॉन्स करता है, आप कुछ भी कहते हैं तो धीरे धीरे स्लोली रेस्पॉन्स कर रहा है, क्लियर। मतलब ये लिथार्जी से भी और थोड़ी डिटेरियोरेट कंडीशन है नीचे की तरफ, क्लियर। तो अपटेंडेड बोलते हैं जनरली, और उसमें रिपीटेड स्टिमुलेशन की रिक्वायर्ड होती है पेशेंट का रेस्पॉन्स इनिशिएट करने के लिए, बार बार उसको बार उठाया वापस आप उसको कह रहे हैं भैया उठ जाओ, है ना, तो रिपीटेड स्टिमुलेशन की रिक्वायर्ड होती है, तो उस स्टेज को कौन सी बोलते हैं, अपटेंडेड बोलते हैं, क्लियर। ये मैंने अलग कलर किए, आप तो शायद पीछे चल पाए, ज्यादा चला गया, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर से इंडिकेट किए हैं, तो उसमें आप पता चल जाएगा आपको कि ये कंफ्यूजन वाली जो स्टेज है डेलीरियस वाली अलग कलर से मैंने इंडिकेट की है आपको, लिथार्जिक कंडीशन और अपटेंडेड वाली मैंने अलग कलर से इंडिकेट की है, क्लियर। और नेक्स्ट वन जो है, ठीक है, स्टुपोरस कंडीशन, जो सिंकोप वाली कंडीशन होती है, ठीक है। यहां पे मैं दो तीन चीज के बारे में बताऊंगा आपको। जनरली क्या है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्स ओनली मिनिमली विद विगोरियस स्टिमुलेशन,
क्लियर? जनरली पेशेंट जो होता है नियर टू कोमा जब कंडीशन जाता है वो स्टुपोरस कंडीशन में होता है, लेकिन कोमा में तो पेशेंट क्या करता है, बिल्कुल रेस्पॉन्स करता ही नहीं है कोमा में। क्लियर? मैं दोनों साथ ही बता देता हूं आपको, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कोमाटोस है ना, इट मींस कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, कोमा वाली कंडीशन है। मैं 3 चीजों में डिफरेंस बताऊंगा आपको यहाँ पे, स्टुपोरस कंडीशन, अनकॉन्शियसनेस और कोमा, क्या कंडीशन है। क्लियर? तो जो स्टुपोरस कंडीशन है वहां पर पेशेंट जो होता है कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस रहता है। क्लियर? बट जब आप उसको विगोरस स्टिमुलेशन देते हैं, बार बार पेनफुल, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का रेस्पॉन्स करता है, मतलब बिल्कुल कोमा में नहीं है पेशेंट। समझ रहे हैं? मतलब वेरी वेरी मिनिमल रेस्पॉन्स वो कर रहा है। आप जब उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दे रहे हैं, विगोरस स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है, मिनिमली रेस्पॉन्स कर रहा है। इट मींस वो क्या है, स्टुपोरस कंडीशन में है, सिंकोप कंडीशन में है। क्लियर? लेकिन आपने जब उसको स्टिमुलेशन दिया बहुत सारा, लेकिन पेशेंट बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। पेशेंट जो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, सेंसेशन लॉस है उसके पेशेंट के, बट तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस। पेशेंट के जो रेस्पॉन्स क्या है, बिल्कुल खत्म हो गया, अनरेस्पॉन्सिव, तो क्या है, अनकॉन्शियसनेस। देखिए अनकॉन्शियसनेस जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उस वर्ड को यूज करते हैं। सपोज जो उसका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, या तो 6 आवर या मोर देन 6 आवर। अगर 6 आवर से कम में पेशेंट जो है वो अगर अनरेस्पॉन्सिव है, तो हम उसको किसमें कंसीडर करते हैं, अनकॉन्शियसनेस में कंसीडर करते हैं। अगर 6 आवर या मोर देन 6 आवर तक अगर पेशेंट की जो परसिस्टेंट अनकॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियसनेस बरकरार है, ठीक है, 6 आवर या 6 आवर से ज्यादा, then we consider the patient in comatose condition, that is coma. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? स्टुपोरस कंडीशन के अंदर भी रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन देने से मिनिमली उसको रेस्पॉन्स, मतलब वो नियर अबाउट कोमा ही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, बहुत मिनिमल रेस्पॉन्स उसको दिख रहे हैं। अनकॉन्शियसनेस और कोमा दोनों सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम द सीजर एंड एपिलेप्सी अगर पढ़ा हो, ठीक है, पढ़ाया होगा सर ने आपको, सीजर और एपिलेप्सी, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं तो सीजर कहते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आ रहा है कंटिन्यू, एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम, अगर आपका अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट है, आपका बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं है, पर उसका जो टाइम लिमिटेशन है दैट इज 6 आवर या मोर देन 6 आवर, तुम उसको क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस कहेंगे। अगर उससे ज्यादा है दैट इज कंसिडर अंडर द कोमेटोस कंडीशन। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। अंडरस्टूड? जो भी कंफ्यूजन है नोट करते जाना, लेटर वी विल डिस्कस। अब स्कोर की बात आती है, कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है ना। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। क्लियर? जनरली मैक्सिमम स्कोर कितना बताया था मैंने आपको, 15। अगर 15 है इट मींस पेशेंट आपका क्या है, नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी कंडीशन नहीं है। क्लियर? अगर पेशेंट का जो स्कोर है 13 to 14 है, कितना, 13 से 14 है, इट मींस पेशेंट क्या है, माइल्ड ब्रेन इंजरी पेशेंट को भी है, माइल्ड हेड इंजरी या माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है पेशेंट को हुई है। क्लियर? दैट इज, मैंने वो ग्रीन कलर दिखाया था आपको वहां पे, उसका मतलब समझ में आएगा क्यों है। माइल्ड इंजरी स्कोर कितना है भैया, 13 to 14, याद रखना अच्छे से। क्लियर? कौन कौन से स्टेजेस में रहेगा पेशेंट, अगर माइल्ड इंजरी में है तो कंफ्यूजन या डेलीरियस वाले स्टेजेस में रहेगा, ठीक है, मगर माइल्ड इंजरी में पेशेंट या तो कंफ्यूज है या थोड़ा सा डेलीरियस कंडीशन हो सकती है। सेकंड, मॉडरेट कंडीशन होती है, दैट इज 9 to 12। मॉडरेट इंजरी अगर है, 9 to 12 का स्कोर है, इसके बीच में 9 या 12, क्लियर? तो इट मींस पेशेंट हैविंग द मॉडरेट ब्रेन इंजरी, ठीक है। और स्टेजेस की बात करूं तो इसमें कौन सी स्टेजेस आएगी भैया, लिथार्जिक वाली स्टेजेस आएगी या ऑप्टन डेड वाली स्टेज आएगी। यहां तक कहानी क्लियर है आपकी? नेक्स्ट, सीवियर इंजरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दैट इज 8 या 3 to 8 या लेस देन 8। क्लियर? तो उसमें कौन सी कंडीशन आएगी, दोनों स्टेज है स्टुपोरस, वो नियर अबाउट कोमा ही है एक तरह से, ठीक है। या आपको कोई पूछे कि अगर 8 स्कोर इक्वल टू 8 और लेस देन 8 है, इट मींस पेशेंट इज इन कोमा स्टेट। इक्वल टू 8 है ना, 9 से बिलो मतलब 8 हो गया, इक्वल टू 8, क्लियर, या 8 से बिलो है तो पेशेंट कौन सी स्टेज के अंदर है, कोमा के अंदर है। अगर पेशेंट का स्कोर 3 है, ये पेशेंट स्कोर इज 3 जो मिनिमल है, इट मींस पेशेंट जो है वो किसके अंदर है, या तो डीप कोमा के अंदर है या ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ आया होगा शायद कहीं क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से, ठीक है ना। या तो मैंने इस पर नोट लगा के लिखा है, इफ जीसीएस स्कोर इज 8 और लेस देन 8 इट इंडिकेट अनकॉन्शियसनेस, है ना, और सेमी अनकॉन्शियसनेस वो, है ना, परसिस्टेंट हो रही है, और कोमा एंड स्कोर 3 इज इंडिकेट द डीप कोमा और ब्रेन डेथ। अंडरस्टूड? कहानी यहां तक क्लियर है आपकी? कोई कंफ्यूजन? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एक वीडियो है, ठीक है, मैं इसको पोस्ट करेंगे क्या, नहीं तो कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। पोस्ट करते कैसे? नहीं तो उसको चलने